की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की, तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी के द्वारा दिव्यांगजनों को दी गई सौगातों पर भी अपनी खास रिपोर्ट दिखाएंगे। और चलते चलते बात देवभूमि उत्तराखंड में धराली त्रासदी जांच को लेकर उठे सवालों की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। भारत रूस के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। उनके इस दौरे पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। पारंपरिक सहयोगी और भरोसेमंद दोस्त के तौर पर रूस ने भारत के रक्षा बेड़े को मजबूत करने में बड़ा सहयोग किया है। एक बार फिर पुतिन जब भारत आ रहे हैं तो संभावनाएं बढ़ गई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पुतिन की यात्रा का ये है विवरण। पुतिन गुरुवार 4 दिसंबर को शाम 6 बजे दिल्ली पहुंच सकते हैं। रात में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ डिनर। 5 दिसंबर सुबह 9:15 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत। पुतिन राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्षिक समिट। भारत मंडपम में भारत रूस फोरम की बैठक होगी। राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंशियल बैंक्वेट। इसके बाद पुतिन रूस के लिए रवाना होंगे। रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा बेहद अहम है। इस वार्ता से व्यापार और रक्षा क्षेत्रों समेत कई महत्वपूर्ण परिणाम आने की उम्मीद है, जिससे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। आपको बता दें कि ये साल 2021 के बाद पहली बार खास होगा। दरअसल व्लादिमीर पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। भारत और रूस के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है और दोनों ही राष्ट्र कई अहम मौके पर एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आए हैं। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत और रूस अतिरिक्त S-400 सिस्टम और सुखोई 57 लड़ाकू विमान को लेकर रक्षा समझौते पर बात आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रूस के कच्चे तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी वार्ता हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा रूस और भारत को परमाणु ऊर्जा, तकनीक और कारोबार के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का मौका भी देगी। राष्ट्रपति पुतिन को ये भारत यात्रा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का भी संकेत देती है। आपको बता दें कि यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को अलग अलग करने की पश्चिमी देशों के दबाव को भारत टालता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ भी लगाए हैं और प्रतिबंध भी लगाए हैं और अमेरिका और भारत के संबंधों पर इनका असर भी हुआ है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि पुतिन की यात्रा भारत और रूस के रक्षा संबंधों को और मजबूत कर सकती है और वैश्विक सुरक्षा को नया आकार दे सकती है। न्यूक्लियर रिएक्टरों पर चर्चा संभव। ऐसी जानकारी मिल रही है कि भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सौदे में शामिल है। जानकारी क्रिमिनल के प्रवक्ता दिमित्री पोस्कोव ने दी। पोस्कोव ने बताया कि रूस भारत को अत्याधुनिक तकनीक ट्रांसफर कर रहा है और दोनों देशों के बीच ज्वाइंट प्रोडक्शन जल्द ही शुरू होगा। हम जितनी भी तकनीक साझा कर सकते हैं उसे भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा बैठक में छोटे और मध्यम आकार के न्यूक्लियर रिएक्टरों पर भी चर्चा होगी। रूस के पास इन रिएक्टरों को विकसित करने के लिए लंबा अनुभव है और वह इसे भारत को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। कब कब भारत का दौरा कर चुके हैं पुतिन। पुतिन अक्सर दिसंबर में ही भारत आते हैं। अब तक 10 बार भारत के दौरे पर आ चुके हैं। पहली बार वो अक्टूबर 2000 को भारत दौरे पर आए थे। वो दोनों देशों से रणनीतिक साझेदारी की घोषणा भी की थी। दिसंबर 2002, दिसंबर 2004, जनवरी 2007, मार्च 2010, दिसंबर 2012, दिसंबर 2014, अक्टूबर 2018 और दिसंबर 2021 भारत दौरे पर रहे। आपको बता दें कि नई दिल्ली में होने वाले द्विपक्षीय बैठक कोई ऐसी वैसी नहीं है। इसमें कई हाई प्रोफाइल रक्षा सौदों पर चर्चा होगी। रूस के राष्ट्रपति के तौर पर हमेशा शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने ही भारत पहुंचे हैं। सिर्फ मार्च 2010 में रूस के प्रधानमंत्री के तौर पर भी भारत आए थे
और उस वक्त वो एक ऑफिशियल दौरे पर थे। पुतिन के भारत दौरे के लिए दिसंबर के महीने के चयन के पीछे सिर्फ भारत रूस एनुअल समिट की तारीख है। वैसे भी दिसंबर में भारत में काफी सर्दी रहती है, तापमान काफी नीचे आ जाता है। ऐसे में समय रूस जैसे ठंड देश के ऑफिशियल दौरे के लिए मुफीद होता है। वहीं फानी ताकत रूस के साथ भारत आ रही है। उनके बारे में सुनकर पाकिस्तान के तो छक्के छूट जाएंगे। जिन हथियारों को वो सिर्फ अपने देख सकता है, भारत का पक्का दोस्त उसके लिए पिटारे में भर कर ला रहा है। हालांकि आपको बता दें कि सुखोई 57 Su-57 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। Su-57 की खूबियों की बात करें तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमान है। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही बात नहीं है। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान ये मुद्दा एजेंडे में रहेगा। पुतिन की अभेद्य सुरक्षा। पुतिन के भारत आगमन से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अब तक की सबसे उच्च श्रेणी की वीवीआईपी सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पुतिन, जिनके विमान को दुनिया में आसमान से उड़ता किला कहा जाता है, उनके साथ सड़क मूवमेंट के लिए सुरक्षित लिमोजीन से लेकर भोजन और संचार व्यवस्था तक रूस अपनी पूरी टीम और उपकरण भारत लाता है। भारत आने पर पुतिन फोर्टिस सिक्योरिटी पर रहेंगे। आपको बता दें कि पुतिन भारत के दौरे से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रूसी राष्ट्रपति भले ही 4 दिसंबर को भारत पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले ही रूसी सुरक्षा एजेंसियों की टीम यहां पहुंच चुकी है। रूसी सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी होटल से लेकर उनके कार्यक्रम की बारीकी से जांच कर रहे हैं। बता दें कि रूसी राष्ट्रपति का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा टाइट होता है। जाहिर है कि पुतिन के पहुंचने से पहले ही उनकी सिक्योरिटी टीम यहां हर चीज की बारीकी से जांच कर रही है। वैसे तो जब कभी भी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष का दौरा होता है तो विशेष सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों से थोड़ी अलग होती है। रूस से भारत के तेल खरीद का आंकड़ा। पिछले 2 सालों में रूस की कुल कच्चे तेल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। 2021 में रूसी क्रूड भारत के कुल आयात पर मात्र 3% था, जो 2024 तक 37% तक पहुंच गया। 2024-25 वित्तीय वर्ष में रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड आपूर्तिकर्ता बन गया, जिसकी हिस्सेदारी 35% रही। अक्टूबर 2025 में भारत ने रूस के कुल तेल निर्यात का 38% हिस्सा लिया, जो चीन 47% के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। इस वृद्धि का श्रेय डिस्काउंटेड रूसी तेल को जाता है, जिसने भारत की रिफाइनरियों को आकर्षित किया। 2024 में रूस ने भारत को 67.15 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों से जूझ रहे रूसी अर्थव्यवस्था के लिए भारत एक जीवन रेखा साबित है, लेकिन हाल ही के दिनों में भारत द्वारा रूसी तेल आयात में कमी ने मॉस्को को चिंतित कर दिया है। कूटनीतिक और उद्योग जगत के सूत्रों का कहना है कि रूसी पक्षकारों ने पहले ही भारत को ये संकेत दिया है कि जिस तरह की छूट भारतीय तेल कंपनियों को पहले मिला करती थी, आगे वैसे ही छूट जारी रह सकती है। भारतीय तेल उद्योग के सूत्र बताते हैं कि हाल के दिनों में रूसी तेल आपूर्तिकर्ता कंपनियों के साथ विमर्श में ये बात साफ तौर पर सामने आई है कि वो किसी भी कीमत पर भारत जैसे बड़े ऊर्जा खरीदार देश को छोड़ना नहीं चाहते। रूस की योजना अगले 2 दशक तक अपने सारे प्रमुख तेल उत्पाद फील्डों से तेल उत्पादन बढ़ाने की है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। यूपी की राजधानी लखनऊ में विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में राज्य स्तरीय समारोह में सीएम योगी ने शिरकत की। दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 30 व्यक्तियों, संस्थाओं, नियोक्ताओं और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कार्मिकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 30 व्यक्तियों, संस्थाओं, नियोक्ताओं और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कार्मिकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 500 दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल और विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए। साथ ही उन्होंने दिव्य कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
विशेष विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इसके अलावा इस अवसर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, स्वीकृति प्रमाण पत्र, कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना और विवाह अनुदान योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी ऋषि परंपरा में किसी भी दिव्यांगता को कमजोरी नहीं माना गया है। आज दिव्यांगजनों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो दिव्यांगजनों के लिए अत्यंत उपयोगी है। सीएम योगी ने कहा कि अक्सर होता है कि दिव्यांगता का शिकार होने पर एक बच्चा परिवार में उपेक्षित कर दिया जाता है। ऐसा बच्चा परिवार और समाज का संबल न मिलने के कारण जिंदगी भर उपेक्षित और कुंठित नजर आता है, जबकि अगर हम उन्हें संबल दे दें तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं। सीएम योगी ने अपनी सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदेश में खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव ने ओलंपिक में मेडल जीते हैं। चित्रकूट के मंडलायुक्त जो कि दृष्टिबाधित है, वे एक आईएएस के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ऋषि परंपरा ने किसी भी शारीरिक बनावट को किसी भी सामर्थ्य को मापने का मानक नहीं बनाया है। हर व्यक्ति ईश्वर की कृति है। अगर हम उन्हें संबल दें तो दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़कर समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। राज जनक को भी आत्मज्ञान की प्रेरणा उन्होंने दी। आप याद करिए, मध्यकाल में संत सूरदास जी इसके उदाहरण हैं। दुनिया के अंदर भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जन को थोड़ा भी संबल मिला तो उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से समाज के लिए वह सब कुछ करके दिखाया जो सामान्य जन को जिस पर सहजा विश्वास भी नहीं होता है। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हैं, इस अवसर पर दिव्यांग जन के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। अक्सर होता क्या है, एक परिवार ये मान लेता है कि अगर उसके परिवार में जाने अनजाने में किन्हीं गलतियों के कारण कोई बच्चा दिव्यांगजन का शिकार होता है तो स्वाभाविक रूप से परिवार और समाज उसे उपेक्षित सा कर देता है। परिणाम क्या होता है कि बचपन में ध्यान न दे जाने के कारण, समाज का संबल और परिवार का संबल न मिलने के कारण वह उपेक्षा जीवन भर उसके मन को कुंठित करती है। वह लाचार स्थिति में वह बच्चा अपने आप को देखता है। समारोह में प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा कि योगी सरकार दिव्यांगजनों के समग्र कल्याण, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी 18 मंडलों में हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक जीव के अंदर ईश्वर का वास मान करके उसके प्रति सद्भाव और सहानुभूति रखते हुए अपने स्तर पर थोड़ा भी उसके प्रति संबल दें तो मेरा मानना है कि समाज के सहयोग से एक बड़ी संख्या में जो लोग अपने आप को उपेक्षित पाते हैं, उस उपेक्षित होने के भाव से हम उसे दूर करते हुए उसे भी समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ करके उस दिव्यांग जन की सामर्थ्य से, उसकी प्रतिभा से समाज को लाभान्वित कर सकते हैं। जैसे अतीत में हुआ है और आज भी जिन्हें थोड़ा सा भी संबल मिला, उन्होंने अपनी सामर्थ्य से, अपनी प्रतिभा से समाज को आलोकित करने का काम किया है। यह कार्य वे भी कर सकते हैं। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले
दिव्यांगजन के बारे में लोगों की जो दृष्टि थी उसको बदला है। पहले विकलांग कह करके या कुछ अन्य भाषा का उपयोग करके लोग उन लोगों के प्रति एक दूसरी दृष्टि रखते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने भाव रखा कि नहीं, अगर कहीं अभाव है तो ईश्वर ने उसकी प्रतिपूर्ति भी की है। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी। इससे सहायक उपकरण, कृत्रिमांग और थेरेपी की सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। दिव्यांग पेंशन को 300 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किए जाने, सहायक उपकरणों की वित्तीय सहायता को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए तक करने का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड धराली में विगत अगस्त माह में भीषण आपदा आई थी, जिसमें काफी बड़े पैमाने पर जान माल की हानि हुई। कई घर, होटल और दुकान तहस नहस हुए और सैकड़ों की संख्या में जानें भी गई, जिसके बाद राज्य सरकार के द्वारा वहां तुरंत ही आपदा राहत बचाव कार्य भी किया गया। इस आपदा के बाद सरकार के द्वारा आपदा की जांच शुरू की। किन कारणों से आपदा ने भीषण रूप लिया, इस जांच का जिम्मा कर्नल अजय कोठियाल को दिया गया। बहरहाल अब कर्नल कोठियाल के बयान को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए। 5 अगस्त को आए कर्नल कोठियाल के वायरल वीडियो से एक बार फिर राजनीति में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। कर्नल कोठियाल की इस बात पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा को करीब 4 महीने होने को है और आज 4 महीने के बाद सरकार की राहत की पोल कर्नल कोठियाल ने बखूबी खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। उनकी ये बात कहना कि वहां पर अभी भी करीब 150 के करीब लाशें दफन हैं और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया है, जबकि उनको निकालने की कोशिशें नहीं की गई। आपको बता दें कि अजय कोठियाल के फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है। ये वीडियो एक बैठक का है। वीडियो में अजय कोठियाल कह रहे हैं कि धराली में आज भी 147 डेड बॉडी मलबे के नीचे दबी हुई है। ऐसा नहीं है कि उन डेड बॉडी को निकाला नहीं जा सकता। उत्तरकाशी जिले के धराली में हुई बदहाल हालत हमारी नकारात्मक सोच का उदाहरण है। 4 महीने के बाद भी वहां से हालात खराब है। देहरादून में यूसीओ एसटी द्वारा आयोजित डिजास्टर मैनेजमेंट पर चर्चा के दौरान कोठियाल ये बातें कह रहे हैं। इस वीडियो में अजय कोठियाल धराली आपदा पर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। पहले आप भी सुनिए इस वायरल वीडियो को। 5 अगस्त को आए धराली डिजास्टर के बाद 147 लोग दबे हुए हैं अंदर। हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में हम नहीं निकाल सकते। और मैं इकलौता आदमी हूँ जो वो आ रहा है ना वीडियो में, सीटियां बज रही हैं, मैं उसके ऊपर गया हूँ और मैं 3 दिन वहां पैदल रह करके 17,500 फीट पे मैं इकलौता ऊपर से नीचे आया हूँ। एक मैसेज देने के लिए गया था मैं कि क्या हम खाली बस यही बात करें कि भाई ऐसा होना चाहिए, या हम आज जब वहां पे आ रखा है डिजास्टर तो हमारे को तो इतना बढ़िया मौका मिल रखा है रिसर्च एक्टिविटी कैरी आउट करने का। यू कॉस्ट के बच्चे वाडिया इंस्टीट्यूट के जो आज थ्योरी पढ़ रहे हैं उनको तो वहां पे कैंप लगाना चाहिए। प्योर सामने ग्राउंड है। आज हमें उन चीजों को करने की जरूरत है, नहीं तो 147 लोग हम ये नहीं कह सकते कि हम छोड़ देंगे उनको। कल तो हमें भी छोड़ना पड़ेगा चीजों को। हम खाली ये बोलें कि धराली दब गया है, इन लोगों ने यहाँ पे बनाया। हमारी जो जिम्मेवारियां थी, कैसे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इसको ब्लेम गेम बना दिया। उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहाँ पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है। कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा का के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है। एक अमानवीय अपराध है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब ये आपदा आई थी तब कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे माननीय तत्कालीन अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में वहाँ तक पहुँचा और पार्टी ने उस समय उनके नेतृत्व में वहाँ से जो बातें उठाई, सरकार ने उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया।
कर्नल कोठियाल की इस वायरल वीडियो पर भाजपा विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस एक विपक्षी दल है, उसे मौका भी मिला है तो जाहिर सी बात है वो सरकार को इस मुद्दे पर घेरेगी, ये उसका राजनीतिक धर्म भी है। लेकिन कर्नल कोठियाल को इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए था कि उनकी इस बात को उन्हें कहां पर रखना है। ऐसे में एक और जहां कर्नल कोठियाल के बयान ने सरकार को असहाय कर दिया है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी मिल गया है। वहीं विपक्षी दल धराली में आई आपदा और अब तक हुए कामों को लेकर सरकार के आमने सामने हो गए, जिससे प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। कि ट्रोल नहीं, बहुत वायरल हो रहा है। उनकी निर्भीकता को, उनके साहस को सलाम है, क्योंकि कर्नल कोठियाल ने सरकार के दायित्वधारी होने के बावजूद जिस तरह के खुलासे किए हैं वो कोई रीढ़ की हड्डी वाला इंसान ही कर सकता है, वरना आजकल तो सभी साष्टांग दिखाई पड़ रहे हैं सरकार के दरबार में। उन्होंने जो खुलासे किए हैं वो सरकार की नाकामियों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। सरकार ने आंकड़ा दिया था धराली आपदा का कि 50 लोग हताहत हुए हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि 147 यानी कि 3 गुना लोग इन्होंने बताए हैं कि वहां अभी भी दबे हुए हैं। और जवानों को जिस तरह से निकालने में सरकार नाकाम रही है, जिस तरह से वहां पर पुनर्निर्माण के कार्य, पुनर्वास के काम या फिर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जिस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चलना चाहिए था, उस पर जिस तरह के गंभीर सवाल कर्नल कोठियाल ने उठाए हैं वो अपने आप में चिंताजनक है। मैं तो पूछना चाहती हूँ सरकार से कि अपने आप को पारदर्शी और राजनीतिक शुचिता वाली पार्टी कहते हो, फिर क्यों उत्तराखंड की जनता को बहलावे में, भुलावे में और भ्रम में रखने की कोशिश की? कर्नल कोठियाल ने कोई सवाल नहीं उठाए हैं। कर्नल कोठियाल एक सैनिक है और सैनिक कभी भी झूठ नहीं बोलता है, ये सबसे बड़ी उनकी एक परंपरा है और हम उसके लिए हम उनका साधुवाद करते हैं। उन्होंने ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कहा कि जिससे सरकार को जो है अपने साख खोनी पड़ रही हो। उन्होंने तो वो सत्यता बोली है कि जिसमें तुम झूठे आंकड़े पेश कर रहे हो कि हमने आपदा प्रबंधन पर ये कर दिया, वो कर दिया, और खाली फोटो और पेपर में जो आपने उनका पेपर का जो है अखबार का पन्ना भर दिया, उसके खिलाफ उन्होंने बोला है। उन्होंने ये बताया है कि इतना समय बीत गया है और जो इन आपदाओं में जो हताहत हुए हैं उनके आपने लाशें तक नहीं बरामद कर पाए, उनकी लाशें तक आप नहीं निकाल पाए हैं, तो आपका आपदा प्रबंधन क्या कर रहा है? इसको ये कहना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल है और हमारी ओर से अगर कोई बात जाएगी तो कांग्रेस निश्चित तौर पर उसको लपके भी है और उस पर बोलेगी भी। अगर राहत कार्य में कहीं कोई ढिलाई हुई है और कोई इस तरह के तथ्य सामने आते हैं तो कांग्रेस को बोलना ही चाहिए। ये विपक्षी दल होते के नाते अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसको मैं गलत नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कर्नल कोठियाल जी की भी समझ में आ गया होगा कि बात कहाँ रखनी चाहिए। आपको बता दें कि दरअसल रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल का ये बयान क्यों आया। दरअसल धराली आपदा के बाद उत्तराखंड के सीएम धामी ने पूरी गंगोत्री घाटी में पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को सौंपी। धराली में आई भीषण प्राकृतिक आपदा के बाद जहां एक तरफ पूरी हरसिल घाटी और गंगोत्री तक जनजीवन पूरी तरह से पटरी से उतर चुका था, पूरी घाटी में जनजीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुनर्स्थापना की बड़ी जिम्मेदारी भाजपा नेता कर्नल अजय कोठियाल को दी। ये जिम्मेदारी मिलने पर रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने तब कहा था कि इस तरह की भीषण आपदा के बाद हमें एक नई शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी होती। अभी पहली प्राथमिकता धराली में आई आपदा की चपेट में आए लोगों की खोजबीन है। 4 महीने बाद भी वही खोजबीन नहीं होने पर उनके सब्र का बांध टूट पड़ा। कुल मिलाकर रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के बयान पर प्रदेश में राजनीति जरूर गर्मा गई। विपक्ष को मुद्दा मिल गया है और धामी सरकार को एक और नई टेंशन। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।